और अगर आपको कैश का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप अपने हाथों को तुरंत धोइए या फिर सैनिटाइज कीजिए। और लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो डिजिटल पेमेंट है, चाहे अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मोबाइल बैंकिंग जो कि काफ़ी आसान हो गया, और जो बैंक्स हैं वो मोबाइल ऐप के ज़रिए आपको भुगतान करने की सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो या फिर आपको किसी को अपना पैसा भेजना हो। यहाँ तक कि कुछ आपके पास जो बार कोड होता है, बार कोड रिलेटेड जो ऐप्स हैं उसका आप इस्तेमाल करके किसी भी तरह की जो इनकम है या फिर जो आपकी पेमेंट है उसको आप रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं वो लगातार आपके लिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मोबाइल पेमेंट है, इंटरनेट पेमेंट है, जो ऐप्स हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेफ़ हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इंटरनेट पे करना कितना सेफ़ रहेगा, क्योंकि जो साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं वो भी लगातार सामने आते रहते हैं। तो ऐसे में लगातार आपको आरबीआई भी बताता रहा है और सरकार भी ये आपको बताती रही है कि आप किसी के साथ भी अपना जो पिन है वो शेयर ना कीजिए। किसी के भी साथ आप अपने जो इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं उसको आप बिल्कुल अपने तक ही सीमित रखिए। किसी के साथ, बल्कि परिवार में भी आप किसी के साथ उन पासवर्ड्स को शेयर मत कीजिए। जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो लगातार आपको जो मिल रही हैं, उस पर भी सरकार ने जो ये पेमेंट सिस्टम है वो एक तरह से उसका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। चलते हैं अर्चना जी जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं हमारे साथ, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अर्चना जी, कितना इम्पोर्टेंट है डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करना इस लॉकडाउन के दौरान, और इसके क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं? हाँ, ये नमस्कार। ये आज सारा देश जो है कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। इसके बचने के हम सब जानते हैं सिर्फ दो ही तरीके हैं, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग में आपको घर रहने की हिदायत दी गई है। तो सारा काम काज ठीक तरह से चले तो इसके लिए हम सबसे अच्छा प्रावधान जो हमारे पास है वो है डिजिटल मेथड का यूज करना जी। तो अभी हमारी सारी सरकार जो है, हम लोग सब डिजिटल मेथड ही यूज कर रहे हैं काम काज करने के लिए, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग और जो सारा काम ऑफिस का जो है ई ऑफिस से चल रहा है जी। इसी कड़ी में डिजिटल पेमेंट जो है एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के फैलने का जो तरीका है या जो माध्यम है वो करेंसी नोट्स का आदान प्रदान है। तो इसमें जो है हमारे पास आज की डेट में डिजिटल पेमेंट के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम घर बैठे आराम से सेफ एंड सिक्योर वे में डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अर्चना जी मेरे साथ जुड़ रही है, मैं अब सुनील कुलकर्णी को जोड़ रहा हूं जो कि चीफ मेंटोर हैं ऑक्सीजन वॉलेट के। सुनील, आप क्या कहेंगे, इस वक्त क्या ज़्यादा सेफ है आपसे हम समझना चाहें, अगर मान लीजिए किसी के पास अपने बैंक का मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, या फिर जो थर्ड पार्टी आपके एप्लीकेशंस हैं भुगतान करने के, तो उसमें से आप क्या चुनेंगे? ओके। सुनील, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे लगता है कि फ़ोन के ज़रिए ही इन सभी मेहमानों से जुड़ना बेहतर होगा। और सिद्धार्थ पांडे हमारे साथ जो कि पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट है वो जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहले पहुंच रही है प्लीज़ कंफर्म करें। सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अर्चना जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि जो एनपीसीआई के द्वारा जितने भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एप्लीकेशंस का, चाहे वो भीम ऐप हो या फिर रुपे ऐप हो, वो कितना सुरक्षित है इस्तेमाल करना? देखिए, जितने भी मेथड्स है ना, ये चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, यूपीआई कोई भी हो, सारे मेथड्स अपने आप में बहुत सिक्योर और सेफ है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सतर्कता से इनको यूज करना है।
जो जो हिदायतें आपको आरबीआई से आती रहती हैं या बैंकों से आती रहती है, उनको फॉलो करना है आपको। बिल्कुल। कि आपको अपना पिन किसी को शेयर नहीं करना है, आपको पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, आपको मोबाइल फोन लॉक करके रखना है। तो अगर आप ये हिदायतें करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और मोर ओवर अगर इतना सब करने के बाद भी कुछ ऐसा हो जाता है तो एक उसका फ्रॉड को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपका सारा पैसा डूब गया या कुछ ऐसा हो गया। जी क्योंकि बैंक की अपनी हेल्पलाइन है, जागो ग्राहक जागो है, आरबीआई का ओम्बड्समैन स्कीम है, तो इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको काफी सेफ्टी इसमें मिल जाती है। अर्चना जी, मान लीजिए जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है घर पे, वो क्या अपने मोबाइल के जरिए भी इस तरह के जो पेमेंट्स हैं उनको करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हुए इन पेमेंट्स को किया जा सकता है? देखिए, मोबाइल के लिए जो है ना, अभी एक मैकेनिज्म जो है जो काफी कॉमन है वो है यूएसएसडी का, जिसको मोबाइल जिसके पास नेट नहीं है वो यूएसएसडी यानी एसएमएस और मैसेज के थ्रू जो है पे कर सकता है। एक मेथड वो है, वो इस वक्त अवेलेबल है। बाकी और बहुत सारे बैंक हैं जो ऐसे कार्ड इशू कर रहे हैं एनएफसी एनेबल्ड, जिसमें आपको अगर कार्ड है तो आपको मतलब टैप करना है, मतलब टच भी नहीं करना है, दूर से ही आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग में ये हेल्प कर सकता है इस टाइम। अब चूंकि आप लोग मिनिस्ट्री में भी लगातार काम कर रहे हैं, तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, क्या वो लोग आसानी से गाइडलाइंस का पालन कर पा रहे हैं मैम? और क्या आप एश्योर कर सकती हैं अपने बिहाफ पे कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रहे हैं पूरे देश में और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जितना देखिए डिजिटल पेमेंट 2017 से 18 में जितना था, उससे पहले अगर 1000 करोड़ था, अब 4000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं एज ऑन डेट। तो इसीलिए काफी आगे ये बढ़ा है डिजिटल पेमेंट जो है। और आप देखिए हर छोटे से छोटे मर्चेंट के पास एज ऑन डेट आपको क्यूआर कोड जरूर मिल जाएगा जी। तो इस वजह से मतलब और बहुत सारी स्कीम सरकार ने ऐसी चलाई है जिसमें मर्चेंट को, कस्टमर्स को हर तरह से उनको जो है हेल्प मिले ताकि वो डिजिटल पेमेंट कर सकें। जैसे आप देखिए अभी एज ऑन डेट आप हर तरह की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप बिल्स पे करने हैं तो बीबीपीएस प्लेटफॉर्म है, आप पेट्रोल पंप पे पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको ये सुविधा मिल जाती है जी। शायद ही ऐसा कोई शॉपकीपर होगा जिसके पास ये आज की डेट में पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई ना कोई मेथड तो होगा ही, चाहे यूपीआई हो जी जी या क्यूआर कोड हो। तो इस वजह से हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश है और हमारी कोशिश अभी भी जारी है कि मैक्सिमम लोगों को हम ये फैसिलिटी पहुंचा सकें। और मैम, अगर मान लीजिए केवल किसी के पास मोबाइल है और वो अपने क्रेडिट कार्ड या फिर अपने बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो क्या वो आपके यूपीआई के प्लेटफॉर्म से किस तरह से जुड़ सकता है? भीम ऐप और जो यूपीआई है, क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को उससे लिंक किया जा सकता है पेमेंट के लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक की ऐप जहाँ पे जब जाएंगे, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप किसके थ्रू पे करना चाहते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के साथ भी कर सकते हैं, डेबिट के भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। सुनील जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाए और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन विकल्पों का, अगर आप थोड़ा सा हमें समझा पाएं। हाँ, तो अजय जी, इसमें ऐसा है कि भारत में जो 800 मिलियन या 80 करोड़ डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट हैं, उनमें से एक्टिव यूपीआई पे या मोबाइल बैंकिंग पे करीब 10 करोड़ ही हैं, 10 से 12 करोड़। बाकी सारे लोगों ने अभी तक मोबाइल बैंकिंग या भीम एप्लीकेशन को उतनी अच्छी तरह से यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें वित्तीय जागरूकता की जरूरत है। और इसके लिए आधार पे जो सिस्टम लाए थे बायोमेट्रिक के साथ, तो सारे बैंक मित्र, जिस समय 6 से 8 लाख बैंक मित्र सारे गांव में फैले हुए हैं, वहां आधार पे के माध्यम से डिजिटल पेमेंट होता है, जिसमें न किसी पासवर्ड की जरूरत है, सिर्फ आपका आधार नंबर और आपके बायोमेट्रिक के स्वाइप करने से आप पेमेंट कर सकते हैं, पैसा बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है जिन लोगों को यूपीआई इस समय या डेबिट कार्ड इस समय आसानी से यूज नहीं कर पा रहे हैं, या वहां पे कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं है
जो इस डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए उपलब्ध है। और बहुत सारे लोग इसको सुरक्षित नहीं समझते हैं, उनको डर लगता है। साइबर सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे डिटेल्स हैं वो हैक कर लिए जाएंगे। तो कितना हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, उसको आप कैसे रेट करते हैं? सुरक्षा के लिहाज से हम कहाँ पे हैं इस वक्त? जो बैकएंड की सुरक्षा है वो तो बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से भारत में बाकी सारे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से शुरू की थी। और वो अभी भी जारी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कार्ड का ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो कार्ड नंबर पहले लगाते हैं, फिर कार्ड का पासवर्ड डालते हैं, और उसके बाद एक दूसरा फैक्टर है जो सिर्फ आप ही को मालूम है, जो कार्ड के पीछे नहीं लिखा हुआ है, वही डाल सकते हैं। ये दोनों, अगर ये जनरली जो साइबर सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है वो खुद ही कस्टमर अपने सारे डिटेल्स दे देता है। तो इसमें मैंने जो आपको पहले बताया कि वित्तीय जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। जबकि कोई भी बैंक फोन नहीं करता आपके डिटेल्स मांगने के लिए, कोई भी कस्टमर केयर से फोन नहीं आता, फिर भी सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होने के बावजूद वो अपना डिटेल्स दे देते हैं, और इस बेसिस पे एक अपना OTP अगर वो किसी को दे भी देते हैं तो उसमें उनको दिक्कत हो जाती है। जो अपने बैंक के अपने मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है या फिर ऐप्स हैं मोबाइल के, और अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स जिसमें आप दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटीएम के तौर पर या फिर ऑक्सीजन वैलेट या दूसरे जो वॉलेट्स हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कोई बेहतर है, कोई कम बेहतर है, अगर आप कंपेयर करें तो देखिए, बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए जो NPCI ने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसके अंदर उन्होंने वो सारी सुरक्षाएं डाली हैं कि चाहे आप थर्ड पार्टी यूज करें या बैंक की खुद की एप्लीकेशन यूज करें। अगर आप आज ICICI बैंक की या HDFC बैंक की या SBI की एप्लीकेशन खोलते हैं मोबाइल बैंकिंग की, और उसमें आप भीम पे क्लिक करते हैं, तो आप उसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं जो सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरी सुरक्षा का एक ख्याल रखा है। सिद्धार्थ पांडे, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं आपको लॉकडाउन के दौरान पेटीएम के यूसेज में, और आप लोग अगला इनोवेशन क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, हमें बहुत अच्छे ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। हमें काफी वृद्धि देखने को मिली है पिछले काफी समय में, और जहां भी दुकानें खुली हुई हैं, चाहे वो दूध की दुकानें हों या किराने की दुकानें हों, वहां पर हमें लगभग सभी ट्रांजैक्शन पेटीएम से हो रहे हैं। 50% से ज्यादा की वृद्धि हमें इन सब में देखने को मिली है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे बिल पेमेंट, मोबाइल, DTH, रिचार्ज, इन सभी बिल पेमेंट्स में हमें 30-50% की वृद्धि देखने को मिली है। Tier 2, Tier 3 से ज्यादातर नए यूजर्स हमें मिल रहे हैं, और हमें लगता है कि लॉकडाउन के बाद ये लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब इन्हें डिजिटल पेमेंट्स की एक सुविधा जो मिली है उसकी आदत भी होगी। मोदी जी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ देश को मूव करना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो सिद्धार्थ, जिस तरह से आपने कहा, और पेटीएम ने हमने देखा कि बीच में जो UPI प्लेटफॉर्म इंटरफेसेस हैं उसको भी आप लोगों ने लिंक किया, तो अब आगे चल करके और कौन सा इनोवेशन है जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पे दिख सकता है? कौन से सोल्यूशंस है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम डेली नई नई सुविधाओं को अपने ऐप पर जोड़ रहे हैं। हमने अपने ऐप को कोरोना के आउटब्रेक के साथ ही रिवैम्प किया। हमने सारी डेली एसेंशियल्स की सुविधाएं अपने होम पेज पर डाल दी। इस तरह की बहुत सारी नई नई चीजें हम करते रहेंगे। हमने कोरोना के दौरान अपने जितने NGOs हैं उनके साथ मिलकर हमने लोगों को खाना खिलाने के लिए PM केयर्स पर डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, और ये बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस होते रहते हैं। हम देखेंगे कि कोरोना के बाद इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल डिजिटल ट्रांजैक्शंस। सिद्धार्थ पांडे, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और सुनील कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अर्चना जी, आपने भी वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम से यही संदेश निकल करके आता है कि जो डिजिटल पेमेंट है वो बिल्कुल सुरक्षित है। पे सेफ, स्टे सेफ, और इस बात का ख्याल रखिए कि आपको घर से जब बहुत ज़रूरत हो तभी आप अपने घर के बाहर पाँव निकालें, और कोरोना से अपने आप को और अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। जान भी जहान भी। आज के इस कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।